प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड यदि आपके एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, पेन और पेपर लेकर के बैठिए, ताकि आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, आपके सामने में हम पहला जो क्वेश्चन है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि डाटा का निम्नलिखित में से कौन-सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है? पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिएगा। आयत चित्र। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है बारंबारता बहुभुज। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है तोरण और इसी को क्या कहते हैं, ओजाइव। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है पाइप चार्ट। क्या दे रखा है? पाइप चार्ट। तो यहाँ देखिए कि डाटा का निम्नलिखित में से कौन-सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है? तो तोरण जो है, डाटा तोरण जो है, वो क्या आलेखी निरूपण संचयी का बारंबारता को दर्शाता है। इसका ऑप्शन कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 समान समकोण ट्रायंगल एलएमएन तथा ट्रायंगल ओपीक्यू की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है तथा 36 सेंटीमीटर। यदि ओपी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एलएम का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिए 2 समान समकोण है, मतलब क्या कि ये दोनों जो है समरूप त्रिभुज। और ये भी कंडीशन दे रखा है कि दोनों समरूप त्रिभुज कैसा है? तो समकोण है। हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और फिगर बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 2 जो है आपको समकोण त्रिभुज है। 2 क्या है? समकोण त्रिभुज है। 2 क्या है? समकोण त्रिभुज है। और ये दोनों समकोण त्रिभुज क्या है? समान है, मतलब क्या? समरूप। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ देखिए एल एम एन एक ट्रायंगल है, दूसरा क्या है? ओ पी और क्यू। और ये जो है, ये दोनों क्या है? समकोण भी है, समकोण त्रिभुज भी है, और ये आपस में क्या है? सिमिलर भी है। तो आपको ये पता है कि सिमिलर ट्रायंगल का जो है कोरोस्पोंडिंग साइड जो होता है, वो क्या होता है? बराबर होता है। कोरोस्पोंडिंग साइड का मतलब क्या हुआ कि एलएम का जो कोरोस्पोंडिंग साइड एलएमएन, ध्यान से देखते चलिएगा। एलएन का जो कोरोस्पोंडिंग साइड है, एलएन का जो कोरोस्पोंडिंग साइड है वो क्या है? एलएन का जो कोरोस्पोंडिंग साइड है वो क्या है? ओक्यू है। और एलएम का कोरोस्पोंडिंग साइड क्या हो गया? ओपी हो गया। और एमएन का कोरोस्पोंडिंग साइड क्या हो गया? पीक्यू हो गया। तो आपको कोरोस्पोंडिंग साइड समझ में आ गया। ध्यान में क्या रखना है कि समरूप त्रिभुज के जो है कोरोस्पोंडिंग साइड जो होता है इक्वल होता है। अब इसी कांसेप्ट का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 समान समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। और हम दोनों 2 समकोण समान त्रिभुज का हम क्या किए? फिगर बना लिए। उसके बाद देखिए क्या दिया है कि ट्रायंगल ओपीक्यू की ऊँचाई जो है 48 सेंटीमीटर है। ओपीक्यू की ऊँचाई कितना है? 48 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि ओक्यू का जो वैल्यू है वो कितना है? 48। ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ एक चीज़ और छूट गया है। 2 समान समकोण त्रिभुज एलएमएन तथा ओपीक्यू की ऊँचाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर तथा 36 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्रमशः छूट गया है।
तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एलएमएन का जो हाइट है वो कितना है 48 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल ओपीक्यू का जो हाइट है वो कितना है 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब ओक्यू का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और ओपी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तब आपसे पूछ रहा है कि एलएम का वैल्यू क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि एलएम क्या है, एलएम का वैल्यू किसके बराबर है एक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो एलएम का वैल्यू पता चल जाएगा क्योंकि एलएम का वैल्यू किसके बराबर है एक्स के बराबर है। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है समरूप त्रिभुज त्रिभुज है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है बराबर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बराबर होता है। ध्यान से रखिएगा सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बराबर होता है। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि एन एल का जो एन एल अपॉन में एन एल का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा ओ क्यू हो जाएगा। तो एन एल अपॉन में ओ क्यू का जो रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा एल एम अपॉन में ओ पी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एन एल का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है कितना 48 और ओ क्यू का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 36। एल एम का वैल्यू आपको निकालना है जिसको अपन क्या कंसीडर कर लिए हैं एक्स कंसीडर कर लिए। एल एम क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा अपॉन में ओपी ओपी का वैल्यू कितना दे रखा है 12 दे रखा है। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 गुना एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 गुना 12। अब बताइए एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 48 गुना 12 अपॉन में 36। ये इससे कितना टाइम्स में कट जाएगा 3 टाइम्स में और इससे कितना टाइम्स में कट जाएगा 16 टाइम्स में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब क्या हुआ कि एलएम का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। वहाँ पे हम 1 टू 1 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में क्यों ना प्रॉब्लम हो हम आपको इंश्योर करते हैं कि वो टॉपिक पार्टिकुलर टॉपिक में आपको हेल्प किया जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप एक बार जुड़ करके देखिए और फ़ायदा उठाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या किए हैं कौन सा कंसेप्ट यूज किए हैं कि हमको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के केस में सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्या किए हैं एलएम का लेंथ फाइंड आउट किए। तो ध्यान रहे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि आपके एग्जाम में अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर एक बार देख लीजिए आंसर जो होगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ओ जो है केंद्र है, तो एक्स किसके बराबर होगा। अब हम फिगर देखते हैं ध्यान से देखते चलिएगा। ये आपको एक फिगर दिख रहा है जिस इस फिगर में आपको जो है ओ क्या है केंद्र है किसका दिए हुए सर्कल का केंद्र है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा मतलब ये एंगल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इस एंगल को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ देखिए इसको कुछ नहीं करना है आप क्या कीजिए पी से ओ को मिलाइए। तो जब अपन पी से ओ को मिलाते हैं तो ये जो पी ओ है वो क्या है सर्कल का रेडियस है मतलब क्या है कि इस बड़े वाले सर्कल का त्रिज्या है और ओ क्यू भी क्या है त्रिज्या है। ओ क्यू भी क्या है त्रिज्या है। अगर ओ पी और ओ क्यू एक ही सर्कल का मतलब एक ही वृत्त का अगर त्रिज्या है इसका मतलब क्या कि दोनों का लेंथ जो होगा वो क्या होगा समान होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ओपी का जो लेंथ है वो ओ क्यू के बराबर है क्योंकि ये क्या है सर्कल का रेडियस क्या है सर्कल का रेडियस। ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या बताए हैं कि ओपी का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ओपी और ओ क्यू सेम सर्कल का रेडियस है और हमको पता है कि रेडियस क्या होता है अगर सेम सर्कल का इसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी का जो लेंथ है वो किसके बराबर हो गया ओ क्यू के बराबर हो गया। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है बराबर है।
आपको पता है कि अगर ये लेंथ ओ मतलब ओपी का लेंथ अगर ओक्यू के बराबर है, इसका मतलब ओपी के अपोजिट एंगल। तो आप बताइए ओपी का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है? 35 डिग्री। और ओक्यू का अपोजिट एंगल, यहाँ ध्यान से देखते चलिए, हम बता रहे हैं ओपी साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल पी क्यू ओ हो जाएगा। और ओ क्यू का जो ओ क्यू का अपोजिट साइड का एंगल ये है। ओ क्यू साइड का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है? एंगल क्यू पी ओ। ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब सेम सेम लेंथ का अगर दो साइड्स है किसी ट्रायंगल का, तो उस केस में क्या होता है कि सेम लेंथ के अपोजिट एंगल जो है वो भी अगर क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मतलब आप पढ़े होंगे ये प्रॉपर्टी, अगर ये लेंथ बराबर थी, इसके अपोजिट एंगल को अगर हम थीटा कंसीडर करते मानते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो चलिए, तो यहाँ से ये आपको पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ओ पी क्यू में ट्रायंगल ओ पी क्यू में पी पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल क्यू पी ओ का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बताइए पी क्यू ओ का जो वैल्यू है, पी क्यू ओ का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? 35 डिग्री। कितना दे रखा है? 35 डिग्री। और ट्रायंगल क्यू ओ पी का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो क्यू ओ पी का वैल्यू प्लस एंगल एंगल क्यू ओ पी का वैल्यू आपको पता नहीं है, प्लस एंगल क्यू पी ओ। तो क्यू पी ओ का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा? 35 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल क्यू ओ पी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 35 प्लस 35 करेंगे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि एंगल क्यू ओ पी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 110 डिग्री के बराबर है। मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये कितना का है? 110 डिग्री का। ये 35 डिग्री का। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप एक्स का वैल्यू बताइए। मतलब क्या कि एंगल पी आर क्यू का वैल्यू बताइए। तो टारगेट आपका क्या है कि एंगल पी आर क्यू का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि एंगल पी आर क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखते चलिएगा। एंगल पी आर क्यू जो है वो क्या हो जाएगा? तो एंगल पी आर क्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा आपको एंगल पी ओ क्यू बाय टू के बराबर हो जाएगा। ये आपको पता होगा कि एंगल पी आर क्यू का जो वैल्यू होगा वो एंगल पी ओ क्यू का आधा होता है। अब बताइए पी ओ एंगल पी ओ क्यू का तो वैल्यू आपको पता है कितना है? 110 डिग्री है। तो एंगल पी आर क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 110/2। अब 110 में अगर 2 से भगा दीजिएगा कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा? 55 डिग्री के बराबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति पी ओ क्यू क्या है? व्यास है और पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए फिगर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में पी ओ क्यू क्या है? व्यास है, आपको दिख रहा है। और पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि पी एस आर का वैल्यू 130 डिग्री है, फिगर में ड्रॉ किया गया है कि पी एस आर का वैल्यू क्या है? 130 डिग्री है। कितना है?
130 डिग्री। ये जो एंगल है वो क्या है, 130 डिग्री है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल आर पी क्यू, तो आर पी क्यू, आर पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। ये आपको पता है कि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण जो होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। इसका मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक। अगर ये 90 डिग्री है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पी एस आर क्यू जो है एक चक्रीय चतुर्भुज। अगर पी एस आर क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तब आप कह सकते हैं कि एंगल एस का जो वैल्यू होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनते चलिएगा। यदि पी एस आर क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल एस प्लस एंगल क्यू का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और अभी हम क्या बताए हैं कि अर्धवृत्त पे बना कोण जो होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी आर क्यू का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बताइए अगर एंगल एस प्लस एंगल क्यू का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, तो एंगल एस का तो वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, 130 डिग्री। कितना है, 130 डिग्री। अब प्लस एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू का जो वैल्यू है 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना हो गया, 50 डिग्री। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, 50 डिग्री। अब यहाँ आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल आपको देखिए पी आर क्यू एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब अगर इस ट्रायंगल पी आर क्यू में एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बताइए एंगल पी का तो वैल्यू आपको निकालना ही है। एंगल पी का मतलब क्या हो गया, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर, एंगल आर का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, पी आर क्यू, पी आर क्यू। और एंगल पी का मतलब हो गया आर पी क्यू। अब बताइए एंगल आर का वैल्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और एंगल क्यू का वैल्यू किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 90 प्लस 50 करते हैं तो 140 हो गया। कितना हो गया, 140 हो गया। इसका मतलब एंगल पी प्लस 140 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल पी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 140। अब 180 में से अगर 140 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो एंगल पी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि 8x² माइनस 18x+9 का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 8x², ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है, 8x² माइनस 18x+9 का गुणनखंड क्या होगा। हम क्या करते थे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया, 72। कितना हो गया, 72। अब क्या करना है, 72 को इस तरह से ब्रेक करना है ताकि उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाए, जोड़ने या घटाने पे किसके बराबर आ जाए, -18x के बराबर आ जाए। ध्यान से देखते चलिएगा। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप देखिए 12 गुना 72 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 6 लिख सकते हैं। 12 गुना 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और -12 और -6 किसके बराबर हो जाएगा, -18 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 8x²। अब -18x को क्या लिख सकते हैं, -12x माइनस 6x। अब देखिए -12x माइनस 6x कितना हो गया, 18x हो गया। अब -12 गुना -6 करेंगे कितना हो गया, +72 हो गया। इसका मतलब जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो क्या है, सही। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 4x कॉमन आ सकता है। तो अगर 4x को मान लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, -3 बचेगा।
अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 3x कॉमन आ सकता है। 3x नहीं, 3 कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x -3 हो जाएगा। अब बताइए 2x -3, 2x -3, तो 2x -3 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 4x -3। ये जो आपको दिख रहा है यही इसका क्या है? गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 4x-3 और 2x-3। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही। 2x-3, 4x-3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब क्या करा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 10 इक्वल टू 0 के दोनों मूल का योगफल क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है? बीटा, तो मूलों का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या? मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, मतलब कोफिशिएंट क्या है? ए है। यहाँ कुछ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, क्योंकि 1 से अगर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -90 और सी का वैल्यू क्या हो गया? 10। अब बताइए आप आपसे पूछा क्या जा रहा है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b। तो बी का वैल्यू क्या है? -19। अब बाय ए का वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 19/1। तो 19 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ध्यान से देखते चलिएगा। क्या करा है कि यदि यदि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है कि गड़बड़ लिखा गया है, आप ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्वेश्चन को फिर से सही कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन होना क्या चाहिए? यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6kx प्लस 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या दे रखा है कि यदि इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि k का मान क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है कि k का मान क्या होगा? ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या बताएं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। अब बताइए अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या है? -6k और सी का वैल्यू क्या है? 5। क्या है? 5। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आपका आपको क्या कह रहा है कि एक मूल क्या है? 5 है। तो मूलों को या तो अल्फा या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप दूसरे चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक मूल इसका क्या है? अल्फा है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? 5। अब बताइए मेरा टारगेट क्या है कि के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? के का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो के वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखते चलिएगा। आपको क्या पता है कि अगर अल्फा, ध्यान से देखते चलिएगा, यदि अल्फा जो है क्या है? अल्फा इक्वल टू 5 अगर इसका क्या है? रूट्स है। अगर अल्फा इक्वल टू 5 इसका रूट्स है, इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम 5 डालेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 5 में हम क्या पुट कर दें? क्या एक्स की जगह पे अगर हम क्या रख दें? 5 रख दें, तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो बस रखिए। तो 5 का स्क्वायर माइनस 6k इंटू 5 प्लस 5 इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 6 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा? 30k
+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बताइए 25 + 5 कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 - 30 के इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब 30 इक्वल टू क्या हो गया 30 के हो गया। के का जो वैल्यू है 30/30, तो 30/30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो के का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे लॉजिक हम क्या लगाए हैं कि अगर 5 जो है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है शून्य है या मूल है या रूट है, तब उस केस में हमको ये पता है कि अगर उस वैल्यू को x के जगह पे रखेंगे उसका मान किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम क्या किए सॉल्व किए। नेक्स्ट देखते चलिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि, ध्यान से देखते चलिएगा, क्या कह रहा है कि यदि a की पावर x इक्वल टू b की पावर y और एक क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि a की पावर x का वैल्यू b की पावर y के बराबर है और b की पावर y का वैल्यू यदि c की पावर x के बराबर है, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ x नहीं होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ भी c की पावर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो यदि a की पावर x का वैल्यू b की पावर y के बराबर है और b की पावर y का वैल्यू c की पावर z के बराबर तथा बी स्क्वायर का वैल्यू यदि ए की पावर बी स्क्वायर का वैल्यू यदि ए सी के बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि y का मान इनमें से कौन सा ऑप्शन का होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान से देखते चलिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे ए की पावर एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, इसको हम क्या करते हैं के बराबर मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर एक्स का वैल्यू किसके बराबर हम मान लिए हैं के बराबर, बी की पावर वाई का भी वैल्यू किसके बराबर मान लिए के बराबर और सी की पावर जेड का भी वैल्यू किसके बराबर मान लिए हैं के बराबर। तो अगर ए की पावर एक्स का वैल्यू के बराबर है, ठीक, तब आपसे अगर हम पूछे कि आप ये बताइए कि ए का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ए का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा के की पावर 1 में एक्स। ये आपको पता होगा। अगर इसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, घातांक और करने से रिलेटेड वीडियो आप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जा करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और उस कंसेप्ट को देख करके आइए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे छूटे ना। तो यहाँ पे हम क्या किए कि ए की पावर एक्स का वैल्यू अगर के बराबर है, इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के की पावर 1 में एक्स हो जाएगा। वैसे यहाँ देखिए ना ए स्क्वायर रहता है तो इसको क्या लिखते हैं रूट अंडर ए लिखते हैं, स्क्वायर जब रूट राइट साइड में जाता है तो क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए हम बता रहे हैं स्क्वायर जो है इधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रूट को ही क्या कहते हैं 1/2 कहते हैं। तो यहाँ अगर 2 है तो ये 2 कहाँ चला गया नीचे चला गया ना, तो अगर यहाँ एक्स है तो ये कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। अब उसी तरीक़ा से बी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के की पावर, ध्यान से बताते चलिएगा, 1 में y हो जाएगा और सी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सी का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा के की पावर 1 में जेड हो जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी का जो वैल्यू, सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए सी है। इसका मतलब बी का तो वैल्यू आपको पता है, बी का वैल्यू किसके बराबर पता है के की पावर 1 में y के बराबर पता है। का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है के इंटू के की पावर 1 में एक्स इंटू सी का वैल्यू क्या है के की पावर 1 में जेड। आपको क्या पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, और इस दोनों को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए की पावर एक्स गुना ए की पावर वाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर एक्स प्लस वाई। और आपको क्या पता है कि ए की पावर बी की पावर सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर बी इंटू सी। अब बताइए इस दोनों को आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा के की पावर 2/y इक्वल टू के की पावर में बेस सेम है तो क्या होगा पावर जुड़ जाता है, तो 1/x अब प्लस 1/z। अब बताइए अगर ये दोनों आपस में सेम है इसका मतलब पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो 2/y इक्वल टू क्या आ गया 1/x प्लस 1/z।
अब अगर 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z है, तो अगर y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना पड़ेगा? 2/y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इस दोनों का जो एलसीएम होगा xz हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x प्लस जेड हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस जेड अपॉन में एक्स जेड के बराबर आ जाएगा। अब बताइए 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस जेड अपॉन में 2x जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x जेड हो जाएगा। हम क्या कि इसको इधर ट्रांसफर कर दिए। अब इसको अगर पलट देते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x जेड अपॉन में x प्लस जेड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि x प्लस 3 व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का क्या है? गुणनखंड है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा? अभी हम क्या बताएं कि अगर x प्लस 3, ध्यान से देखते चलिएगा, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का यदि एक गुणनखंड x प्लस अल्फा है, इसका मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में पुट करिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अब हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या बताए हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक गुणनखंड एक्स प्लस अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्स इक्वल टू अल्फा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड क्या है? एक्स प्लस 3। इसका मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू -3 अब प्लस 12, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो -3 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? 9 प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 3 के अब प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 12 प्लस 9 कितना हो गया? 21। तो 21 माइनस 3 के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो 3 के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर। तो के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 21/3। अब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 7, सॉरी के इक्वल टू 7। यहाँ से हमको क्या पता चला कि के का वैल्यू पता चल गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन बताया गया है इससे आप कुछ सीखे होंगे। और इस टाइप का अगर आप कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि इस टाइप के कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।